हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। जी आ रही है आवाज। कैसे? अच्छा बेटा, आप लोगों ने ना, दो लोगों को तो मैंने लिंक भेज दिया है, मॉर्निंग वालों को और एक इवनिंग को। तो इवनिंग के दूसरे सेक्शन को भी लिंक भेज दीजिए। दोनों चले मैं सेक्शन कर में देती इवनिंग हूँ में शेयर मैम। कर दें लिंक। हाँ जी, मुझे वो नजर नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे ना, तीसरा चले ठीक सेक्शन। है। ओके। हेलो यस मैम। बेटा, अपने अपने सेक्शंस की अलग से अटेंडेंस लगा के आप लोगों ने मुझे भेज देनी है अभी। चले ठीक है मैम। कैसे भेजोगे? जूम पे किस तरह करोगे? अलग से सेट करोगे? मैम वैसे तो ये यहाँ पे जब भी क्लासेस होती हैं तो ये स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं यहाँ से अटेंडेंस का ना। ऊपर डेट हाँ वगैरह हाँ। लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, तो इसका पीडीएफ बना के फिर टीचर्स को शेयर कर देते हैं। इकट्ठी क्लास हो तब भी? हेलो। हाँ जी मैम, इकट्ठी क्लास हो तब भी ऐसे ही। चलें ठीक है, ऐसे कर लें फिर। चलें ठीक है मैम। पापा जी आओगे?
अटेंडेंस बेटा भेज दे मुझे। ओके मैम, मैं भेजती हूँ। मैम क्लास नहीं होने? क्लास होने लगी है बेटा। स्क्रीन शो नहीं आ रही स्क्रीन? नहीं मैम। अच्छा मैं दोबारा करती हूँ। मैम लॉबी में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी काइंडली अलाउ कर दें। कर दिया बेटा। शेयर स्क्रीन। यस। असल में बुक पूरी भेज दी है ना, तो मुझे मुश्किल हो रही है उसकी यहाँ से। नेक्स्ट मैम चैप्टर निकाल के सेंड कर दूंगा। कौन से चैप्टर नंबर 9? हाँ चैप्टर अकेला होता तो फिर मुश्किल नहीं होना था। ठीक है मैम, मैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर भेज दूंगा। इंशाल्लाह। चले अभी तो फिलहाल पढ़ लेते हैं ना, वैसे ही पहुंच तो गए हैं ओके मैम। बुक में। अच्छा जनाब, हमारा है आवाज क्लियर आ रही है बेटे? तो हमारा ये चैप्टर है ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स से अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग हैं, आपकी अपनी एक खसूसियात हैं। अब ट्रांजिस्टर जो है वो बेजान चीज है, तो अब हम चाहते हैं कि उसकी खसूसियात कैसे मालूम करें। तो ट्रांजिस्टर का ताल्लुक किससे है? करंट के साथ। कि वोल्टेज दें तो उसमें से देखें करंट कैसे गुजरता है। तो अगर हम वोल्टेजेस और करंट के ग्राफ बनाएं और उन ग्राफ के बिहेवियर को स्टडी करें, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं कि ठीक है। तो अगर हम जो पैराग्राफ है आपको उसमें ये बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 आउट। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर, आपको पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि 3 तरह के होते हैं: कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस का मतलब क्या है? कॉमन बेस मैम का मतलब स्क्रीन क्या है? शेयर नहीं होगी। और मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना, पहले मतलब काफी नेट इशू लग रहा है। नेट का इशू हुआ था, बंद हो गया था नेट अभी। जूम जो है ना बंद हो गया था खुद ही, इसलिए आवाज में प्रॉब्लम आया। ये स्क्रीन भी इसीलिए बंद हुई है। अब आ रही है? जी मैम वॉइस आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो गई शेयर? अच्छा जी, तो ये कॉमन बेस में हम ट्रांजिस्टर जो है इसको इस तरीके से करते हैं कि बेस को कॉमन कर देते हैं, जैसा कि अब आपको फिगर में नजर आ रहा है। फिगर में आप देखिए कि ट्रांजिस्टर जो है, मैंने आपके सामने आपको शो कर दी फिगर। तो इसमें देखिए कि ट्रांजिस्टर में जो बेस है उसको हमने नीचे कॉमन ग्राउंड कर दिया है। अब साथ ही जो दो लगाए हुए हैं लेफ्ट साइड पे मीटर और कलेक्टर के साथ, तो ये ऊपर बेस लिखा हुआ है, ये बेस नहीं, बेस सेंटर में है। बीसी पॉइंट को आपने बेस नहीं समझना, इन्होंने जस्ट वैसे ही बीसी लिख दिए है। एक्चुअली ये अमीटर है, ई लिखा हुआ है मेरा ख्याल है शायद।
ई है, बी नहीं है, ई है। ई से एमिटर को शो किया और सी से कलेक्टर को शो किया गया। अच्छा, जहाँ पे आई लिखा है, आईसी लिखा हुआ है, आप सिंपल यहाँ पे गोल दायरा लगा के अंदर एमिटर लिख दें, यहाँ एरो का निशान लगा दें, वो एमिटर को शो कर देगा। तो सर्किट में जो करंट के लिए डिवाइसेस हैं वो हमेशा सीरीज में लगते हैं, यानी कि एमिटर जो है वो सर्किट में हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टेज हमेशा पैरेलल में। तो यहाँ पे आपको VBE और VCB दो वोल्टेज दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप वोल्ट मीटर में भी सिंपल V लिख दें, गोल दायरा लगा के अंदर V लिख दें, तो वो पता चल जाएगा यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम नहीं, बहुत सिंपल सी डायग्राम है। ये साइड पे आप देखिए स्क्रीन में, ये रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस को वेरी करें तो हम वोल्टेज, यानी ये जो आपको यहाँ पे एरो नजर आ रहा है रेजिस्टेंस R1 के साथ, अगर आप इसको ऊपर नीचे मूव करें तो हम इसकी मदद से VCB, यानी कि VCB सर्किट की जो वोल्टेज है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये VCC जो है ये बैटरी है जो आपको नजर आ रही है, ये हमने कनेक्ट की हुई है, बाहर से हमने खुद बैटरी अप्लाई की है रिवर्स बायसिंग में ट्रांजिस्टर के साथ सर्किट को, ट्रांजिस्टर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है यासिर साहब ने भी आपको, यासिर जवेद साहब ने क्लियरली बता दिया होगा कि एमीटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होते हैं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो बैटरी लिखी हुई है ना, ये VEE है, VEEE, क्योंकि मीटर के साथ अटैच है इसलिए VEEE लिख देंगे। और क्योंकि ट्रांजिस्टर NPN है और ये फॉरवर्ड बायस होती है, तो बैटरी का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल, और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो एमीटर है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये फर्स्ट, ये वाला सर्किट जो है जितना आपको स्क्रीन में अब नजर आ रहा है, ये क्या है, इनपुट सर्किट। इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, इनपुट सर्किट। फिगर में अगर आप देखिए इसको गौर से, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम जिनको वेरी कर सकते हैं। एक है VBE, जिसको हम यहाँ पे ये रियोस्टेट को ऊपर नीचे मूव करके R2 के क्रॉस जो रियोस्टेट है इसके नोब को ऊपर नीचे घुमाएंगे तो ये हमारे पास इसकी वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं रियोस्टेट से। तो VBE हमारे पास वेरिएशन है और IE वेरिएशन है। तो इसका मतलब है इनपुट जो हमारी कर्व ड्रॉ होगी, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगी उसमें हम दो चीजें लेंगे, एक होगी VBE और दूसरी IE। इनपुट पे हमारे पास कितनी चीजें होंगी, दो चीजें। किस किस के दरमियान में ग्राफ बनेगा, VBE और IE के दरमियान। लेकिन किसी एक चीज को, तीसरी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि सर्किट में हमारे पास वेरिएशन ना आए। बाकी सर्किट में तब्दीली नहीं करते, आपको पता है दो चीजों के दरमियान हम तब्दीली को मालूम करते होते हैं और तीसरी को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो आउटपुट सर्किट में हम यहाँ पे VC, यानी कि ये जो VCB है जो कि कंट्रोल होता है इस रियोस्टेट के जरिए जो आपको R1 के क्रॉस नजर आ रहा है, इसको हम किसी एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट करके छोड़ देंगे और दोबारा नहीं हिलाना। फिर बात ये है, फिर हम क्या करेंगे, VBE और IE की रीडिंग्स कैसे हमने लेनी है कि ये जो हमें R2 के क्रॉस जो मेरी रियोस्टेट नजर आ रहा है इसका 0 से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी VBE जो है चेंज होती जाएगी, साथ साथ करंट जो है IE ये भी चेंज होता रहेगा। जब VBE को चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होता रहेगा। तो हम जब इनपुट सर्किट का जो ग्राफ बनाएंगे जो भी हम देख रहे हैं उसकी शक्ल ऐसी होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ इनपुट सर्किट फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अब ये ग्राफ जो है ये डायोड के ग्राफ से मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिस्टर का जो इनपुट सर्किट है इट बिहेव्स एज अ डायोड। डायोड में भी हम फॉरवर्ड बायस देते हैं, तो फॉरवर्ड बायस डायोड जो है उसकी भी ऐसी ही कर्व होती है जो कि हमें ये नजर आ रही है शक्ल में। और ग्राफ किसमें दरमियान में होगा, VBE और IE के दरमियान। और आप ग्राफ के साथ ही यहाँ पे लिख सकते हो कि इसमें क्या कांस्टेंट था, VC। फिर दोबारा फिगर में से देख लें, फिगर ध्यान से ड्रॉ करनी है, तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, सारी क्लासेस को ऑलमोस्ट मैंने बताया हुआ है, यासिर जवेद साहब ने भी आपसे डिस्कस किया है। कांस्टेंट चीज इसमें क्या होगी, VCB। आउटपुट सर्किट जो है उसकी वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे तो उसका करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर हम इधर से भी वेरिएशन करेंगे तो ग्राफ में ये फिर इस तरह की लाइन नहीं बनेगी, किंग्स वगैरह नजर आएंगे, कहीं से ग्राफ ऊपर होगा पहाड़ी की तरह, कहीं से नीचे होगा। तो ये इस तरह का हमें ये जो स्ट्रेट लाइंस कुछ नजर आ रही है कुछ पोर्शन में, तो ये ग्राफ होगा। ग्राफ इस तरह का नहीं होगा, चेंज होगा।
अच्छा भाई, अब ये ग्राफ ये दो आपको नजर आ रहे हैं कि दोनों नहीं बनते होते, एक्चुअली एक बनता है। किसी एक ट्रांजिस्टर में आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे वैसे उन्होंने कंपैरिजन में शो कर दिया कि ये पहले वाला देखें जर्मेनियम के लिए, और दूसरे वाला ग्राफ जो है वो सिलिकॉन के लिए। ऊपर ये नजर आ रहा होगा आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन लिखा हुआ, GE फॉर जर्मेनियम एंड SI फॉर सिलिकॉन। अच्छा, इस ग्राफ को हम ये नॉन ओमिक नॉन लीनियर भी कहते हैं इसको। ये ग्राफ जो है ये ओहम्स लॉ को भी ओबे नहीं करता, क्योंकि ओहम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के दरमियान में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ये हमें कर्व पोर्शन दे रहा है, इसलिए दिस ग्राफ डज नॉट फॉलो ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसी तरह के ग्राफ शो करते हैं, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू नीचे से फर्क हो सकती है। स्टार्टिंग वोल्टेज हर सेमीकंडक्टर की डिफरेंट होगी, जैसा कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम जो स्टार्टिंग वोल्टेज होती है, और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, जो कि ग्राफ में भी है। यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें ये सिलिकॉन के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी ग्राफ जो है ये ध्यान से ड्रॉ नहीं किया गया, ये 0.7 पे कटनी चाहिए थी। सिलिकॉन के लिए जो कर्व है ये इस तरह होनी चाहिए थी कि अगर इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते वो 7 पे करती, मींस यहाँ 0.4 की बजाय यहाँ पे 0.7 होना चाहिए था। ग्राफ शुरू से शुरू कर लेते 0.2 और यहाँ पे हम लिख देते 0.6, तो आगे 0.7 पे हमारी होनी चाहिए थी। तो ये गलत बना हुआ है नीचे से ग्राफ, क्योंकि अगर हम कर्व के ऊपर जहां से कर्व टर्न कर रही है टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 0.43 के ऊपर कटता है तकरीबन, जबकि सिलिकॉन के लिए हमारी जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वो क्या है 0.7 वोल्ट। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को नोट कर लीजिए। अच्छा, अब ये ग्राफ जो है, आवाज आ रही बच्चे, स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ। जी यस मैम। अच्छा, अब इस ग्राफ में ना बेटा एक बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखें, आपने ये याद रखना है कि वोल्टेज हमने वोल्ट में लेनी है और करंट हमेशा मिली एम्पेयर में आना है, ये बात आपने नोट रखनी है। बाकी आपको रीडिंग्स को याद करने की जरूरत नहीं है कि 0, 4, 6, वैसे ही अगर पूछा जाए तो आपने फिर कोशिश करनी है कि ग्राफ को की स्लोप जो है पहले बना लें और वहां पे 0.7 लिख दें, ताकि आपको पता हो कि सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है। स्लोप यानी कि ग्राफ की जो स्लोप टेंजेंट लाइन जो है ग्राफ के किसी कर्व से ड्रॉ करें, ये जो कर्व टर्न कर रही है छोटी सी कर्व, तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 0.3 पे कट करेगा। पहले वाला ग्राफ ठीक है, दूसरे वाले ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहां 0.4 की बजाय 0.6 लिख दें, इतने गैप, अगला 0.8 हो जाएगा तो ये 0.7 के ऊपर कट कर जाएगी। अच्छा, ये ग्राफ का फायदा क्या है, इस ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इस ग्राफ से जो है वो हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो स्लोप आपको पता है, अपने पास लिख लें कॉपी में, स्लोप होती है y/x, स्लोप होती है y/x, मींस कि IE ओवर VBE, ये आपकी क्या है स्लोप, IE ओवर VBE ये आपकी क्या है स्लोप। अगर इसको उल्टा करेंगे VBE ओवर IE तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी, मींस ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप आपको इस ग्राफ से रेजिस्टेंस देगा, डेल V BE ओवर डेल IE दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये हमने ग्राफ से निकाल ली। अब मसला ये रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? अब यहाँ पे आपको ग्राफ के ऊपर जर्मेनियम वाले ग्राफ को गौर से देखें, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही होगी जर्मेनियम वाले ग्राफ पे। अब ये जो ट्रायंगल है ना, एक्चुअली आपने ये नहीं बनानी, आपने इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पे निशान लगा लेने, जैसे इसमें भी तो 2 पॉइंट्स पे निशान लगे हुए हैं ना, कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ही है ना, एक नीचे और एक ऊपर, तो उसको ट्रायंगल की सूरत में उन्होंने बना दिए। आपने कोई सी 2 पॉइंट्स के ऊपर निशान लगा देने कर्व के ऊपर, फिर फुट्टे के जरिए आपने फुट लेना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है उन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो एक्चुअली वो आप क्या कर रहे होंगे, वो डिफरेंस मालूम कर रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे आप 2 पॉइंट्स नीचे ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा डेल VBE, वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा डेल
IE, वो डिफरेंस मालूम करके, स्केल आपके पास मौजूद है, वो डिफरेंस आप मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद जब आप उनकी वैल्यूज लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली, that will give you the input resistance that is equal to the reciprocal of the slope. अब important point इसकी आखिरी लाइन है इस बात की, इसकी कि this characteristics is hardly affected by the changes either in VCB और temperature. अगर हम वोल्टेज, जो हमारी आउटपुट की वोल्टेज है, ये आउटपुट सर्किट की वोल्टेज जो है, ये वाली VCBE, अगर हम रियोस्टेट की नॉब को घुमा दें या बाय चांस हमसे घूम जाए तो VCB चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी कर्व, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो आपको ऑब्टेन हुई है, ये नहीं होगी, उसमें चेंज आ जाएगी। और अगर अचानक ही कमरे में किसी ने हीटर चला दिया है, टेम्परेचर में इजाफा हो गया जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व चेंज हो जाएंगी। तकरीबन हर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिजनेबल चेंजेस जो हैं आपको जो है वो नजर आएंगी। कर्व जो है वो इस तरह की नहीं बनेगी जिस तरह की आपको नजर आ रही। तो इसे डिफरेंट पैरामीटर्स जो है उनको कंट्रोल करना होता है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी कंट्रोल में रहे और जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो भी आपके कंट्रोल में रहे। अच्छा भाई, अब दूसरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है ना, वो हमारी आ जाएगी ये सेकंड पार्ट। इसमें भी आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये हम किस किस के दरमियान में करेंगे, हम पे दोबारा अपने सर्किट की तरफ चले जाते हैं। तो ये एमीटर के बाद जो कलेक्टर और बेस वाला पोर्शन है, ये आपका बाकी सारा जो है ना, ये आउटपुट सर्किट शो कर रहा है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, VCB और IC, इन दोनों को अगर हम वेरी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि हम ग्राफ बना सकते हैं। अब VCB को वेरी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस रियोस्टेट R1 की रीडिंग को 0 से बढ़ाना शुरू कर दें तो हमारे पास VCB की वेरिएशन आ जाएंगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम होना शुरू हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है वोल्टेज में भी चेंज आएगी और करंट में भी चेंज आएगी रियोस्टेट की रीडिंग को चेंज करने से। तो ऐसी सूरत में अब आउटपुट सर्किट तो हमने ले लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनपुट से आने वाली चीजें कंट्रोल में हो। तो इनपुट से तो हमारा करंट आ रहा है ना, यानी जो चार्जेस आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि IE हमारा कांस्टेंट हो जाए। ये करंट जो है IE कांस्टेंट हो तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी ना। जब IE कांस्टेंट होगा, VBE भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने R2 को भी किसी खास पोजीशन पे सेट कर दिया। तो ऐसी सूरत में फिर दूसरा ग्राफ जो है वो आपको इस शक्ल का बनेगा, ये वाली शक्ल का। ये VCB नीचे, IC ऊपर। सबसे पहले अच्छा, अब ये ग्राफ तो सिंपल एक ही आना था, जैसा कि आप देख लें कि ये फॉर कांस्टेंट IE। अब पहला जो है वो पहला पार्ट जो कर्व का शो कर रहा है कि 0 IE 0 है, करंट ये नहीं, पीछे से हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, IE करंट हमने 0 कर दिया, मींस के हमने रियोस्टेट को 0 पोजीशन पे सेट कर दी है, या मैक्सिमम पोजीशन पे सेट कर दिया ताकि करंट ना गुजरे। मैक्सिमम पे करेंगे तो करंट 0 होगा ना, रेजिस्टेंस मैक्सिमम करेंगे तो करंट 0 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो कर्व आई है वो पहले वाली कर्व आपको नजर आ जाएगी। एक कर्व के लिए हमें कितनी ज्यादा रीडिंग लेनी पड़ेगी, तकरीबन 6-7 रीडिंग लेंगे, या 10-12 ले, 6-8 ज्यादा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 ही ली हुई है इन्होंने। तो VCB की भी 7 और करंट की भी 7-7 7 आएंगी। तो पहला ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो नीचे वाली लाइन आएगी, सबसे नीचे वाली। फिर दूसरा करेंगे तो 2 मिली एम्पेयर वाली, यानी कि अब हमने IE को 2 मिली एम्पेयर पे सेट कर दिया कि रियोस्टेट को ऐसे सेट किया कि 2 एम्पेयर का करंट गुजरे। तो ऐसी सूरत में हमें दूसरी कर्व मिल जाएगी। फिर इसी तरह तीसरी 4 मिली एम्पेयर, 6 मिली एम्पेयर, 8 मिली एम्पेयर। तो ये सारी की सारी कर्व जो हैं एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल होंगी, लेकिन इसके लिए हमें बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा, हर दफा हमें साथ साथ रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो फिर हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। मींस कि ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IE के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ में आप ये देख लें कि हमें डिफरेंट पोर्शन कर्व के शो किए हुए हैं। नंबर 1 सैचुरेशन रीजन, नंबर 2 कट ऑफ रीजन एंड नंबर 3 ब्रेक डाउन रीजन। ये 3 डिफरेंट किस्म के रीजन जो है ये सेट किए गए हैं।
अच्छा, इसमें इस ग्राफ का हमें क्या फायदा है कि इसके भी अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप लें तो हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिल सकती है। क्यों? क्योंकि y के क्रॉस करंट है और x एक्सिस के क्रॉस वोल्टेज है। तो जैसा कि अब आपको ग्राफ में ये देखिएगा दोबारा जरा, यहाँ पे आप देखें इन्होंने दो कर्व्स के दरमियान में BC यानी कि कोई से पॉइंट लिए B 6 मिली एम्पेयर वाली कर्व पे आप किसी और पे भी ले सकते हैं। अब C पॉइंट उन्होंने 4 मिली एम्पेयर पे लिया, दो कंसेक्टिव कर्व ले ली, फिर वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की x एक्सिस के ऊपर। अब BC जो है क्योंकि पहले 4 मिली एम्पेयर था 6 मिली एम्पेयर था, BC आपको डिफरेंस देगा IE का BC और DE आपको बताएगा IC का फर्क। D और E को दोनों स्केल्स को माइनस करेंगे तो आपके पास रीडिंग आएगी IC की। B और C को आप माइनस करेंगे इनकी रीडिंग्स को, यानी कि 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 मिली एम्पेयर, तो रीडिंग आपके पास आएगी IE की। तो जब आप इनको मालूम डिवाइड करेंगे तो अल्फा AC अल्फा आपकी निकल आएगी। अल्फा AC किसके बराबर होता है? I डेल IC ओवर डेल IE के, डेल IC ओवर डेल IE के। ताला दीजिए, दरवाजा बंद कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा AC। तो अल्फा AC हमने इजीली जो है वो मालूम कर लिया इस कर्व के जरिए। तो एक तो ये हमें दो फायदे हो गए इस कर्व के आउटपुट कर्व के। एक तो ये हमें बताती है किसकी बारे में बात, आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में, कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट सर्किट कितनी रेजिस्टेंस दे सकता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो ये हमें बताती है ये कर्व, वो क्या बताती है? अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि क्या? करंट रेशियो, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो हम आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट इस कर्व के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं उन्होंने, ये देखिए ये कहा है कि IC फ्लोज इवन व्हेन VCB इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको छोटा सा स्क्रीन में करंट का पोर्शन का ये देखें, अब VCB 0 है, ये 0 वाली लाइन नजर आ रही है, लेकिन अब करंट देखें सबसे पहले वाला IE 0 के लिए देख लें कि करंट तो थोड़ा सा ऊपर है, 0 से ऊपर। वोल्टेज हमने 0 कर दी है, आउटपुट पे वोल्टेज 0 है, लेकिन फिर भी करंट मिल रहा है हमें IC। ये देखिए छोटा सा कर्व में करंट नजर आ रहा है, IE 0 वाले पोर्शन में भी करंट की कोई वैल्यू है। आई थिंक सो दैट इट विल बी इक्वल टू 1 से थोड़ा सा कम ही है, 0.7 तक होगा, 0.7 मिली एम्पेयर। तो अब ये करंट कहाँ से आया? तो ये रीजन बताई गई है कि जो क्योंकि पहले तो फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई है हमारी, जो पहले फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई है वो फॉरवर्ड बाइसिंग हमें करंट प्रोवाइड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इस वाले को ना अभी इस वाले को ना लें, अब 2 वाले पोर्शन की बात करें। इसको इसलिए नहीं लेना क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग तो की नहीं, 0 वोल्टेज है। ये बात बाद में समझाऊंगी। ये ICBO कहाँ से आया? ICBO अब 2 वाली कर्व को ले लें, ये देखिए ये 2 एम्पेयर करंट, 2 मिली एम्पेयर तकरीबन करंट है, और ये 2 मिली एम्पेयर IE करंट के लिए हमने ये दूसरी वाली जो कर्व बनाई है। देखिए VCB 0 है फिर भी करंट है, तो इस कर्व को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि IC की वैल्यू इसलिए है कि पीछे से हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो रहे हैं और वो अपने कलेक्टर की तरफ कलेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें IC करंट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। कि कुछ करंट जो है वो इस तरीके से हमें मिल जाता है, हालांकि VCB 0 है, हमने कलेक्टर को कोई वोल्टेज नहीं दी, इसके बावजूद हम करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये देखिए वजह लिखी, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द बेस अंडर द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस emitter base junction and are being collected by the collector due to the action of the internal junction voltage। ये इसका आंसर है कि क्यों ऐसे है, ये इस वजह से हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप IC को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि IC करंट हो ही ना, तो इसका हल क्या है कि थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड बायस कर दें। कलेक्टर बेस जंक्शन काम तब करते हैं जब वो रिवर्स बायस हो, लेकिन जितनी रिवर्स बायसिंग की है अब उसको थोड़ी सी रिवर्स बायसिंग को
जितना आपने किया उससे थोड़ा सा कम कर दें तो वो फॉरवर्ड बायस थोड़ा सा हो जाएगा, मीन के उसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस पैदा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आप आईसी करंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो आईसी करंट आपको नजर आ रहा है वीसीबी इज इक्वल टू 0 पे, इसको खत्म भी किया जा सकता है बाय फॉरवर्ड बायसिंग द कलेक्टर बेस जंक्शन। स्मॉल फॉरवर्ड बायस यानी कि उसकी जो रिवर्स बायसिंग है उसको थोड़ा सा कम कर दें। अच्छा, अब ये कहता है कि कलेक्टर करंट फिर भी फ्लो अगर हम आई करंट को 0 कर दें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखें, ये जो मैंने पहली कर्व को लिया था, ये वाली सबसे नीचे वाली कर्व जिसमें आई 0 है, आई करंट को अगर हम 0 कर दें तब भी हमारे पास कलेक्टर करंट मौजूद है। अब ये करंट कहाँ से आता है? तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो जब कलेक्टर पे कलेक्ट होते हैं तो फिर आईसी करंट जो प्रोड्यूस होता है। तो आई हालांकि इनपुट पे कोई फॉरवर्ड बायस नहीं है, इसके बावजूद आईसी करंट है। दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इस करंट को यहाँ पे नीचे लिखे, देखिए कर्व में लिखा हुआ है आई सी बी ओ, कलेक्टर टू बेस करंट, यानी कि कलेक्टर विद बेस ओपन, यानी कि जो इनपुट सर्किट है ना ओपन हो तो कलेक्टर आउटपुट सर्किट में हमारे पास ये करंट आता है कि विद इनपुट सर्किट जो है वो ओपन हो, ओ फॉर ओपन, कलेक्टर करंट फॉर इनपुट सर्किट ओपन। बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन बेस, कलेक्टर करंट फॉर कॉमन बेस विद इनपुट सर्किट ओपन। इसके सही वर्ड्स ये होंगे, आईसीबीओ का मतलब ये है कलेक्टर करंट फॉर कॉमन बेस, बी फॉर कॉमन बेस, आईसी कलेक्टर करंट, बी फॉर कॉमन बेस, ओ फॉर ओपन सर्किट। कौन सा? इनपुट, इनपुट सर्किट को ओपन कर दें तब भी करंट है। अब ये जो करंट आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं, कि वोल्टेज में देखिए हम चेंज कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद करंट ऑलमोस्ट जो है ना वो उसमें कोई खास चेंज नहीं आ रही। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं? ये देखिए, हमें हर कर्व के लिए एक सीधी लाइन मिलती है, उसके बाद अलग अलग कर्व के लिए बात करेंगे ना। आप पहली कर्व ले लें, उसके लिए देखें काफी देर तक हम वोल्टेज को अगर हम चेंज भी बढ़ाते भी हैं तो करंट काफी हद तक तकरीबन छोटी सी स्ट्रेट लाइन रहती है। तो ऐसी सूरत में इसका क्या मतलब है कि हम जैसे चीनी किसी पानी में डालते जाएं लेकिन वो मिक्स नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन को सैचुरेशन कहते हैं। लेकिन अब हम वोल्टेज बढ़ाई जा रहे हैं, यानी कि हम कोई फैक्टर ऐड किए जा रहे हैं लेकिन जो आउटपुट है उसमें कोई खास चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि वो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन कंडीशन। तो पहले वाली जो कर्व है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। कोई सी एक कर्व ले लें आप, बेशक आप 2 मिली एम्पियर आई करंट वाली ये वाली देख लें, सेकंड कर्व देख लें। अच्छा, सेकंड कर्व में आप देखें कि कर्व वाले पोर्शन के बाद कुछ हिस्सा काफी हद तक स्ट्रेट रहता है। जैसे ए पोर्शन, यहाँ पे ए लिखा हुआ है कर्व के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जो टिल्टेड पोर्शन है कर्व का, जो काफी मतलब स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट शो होता है, तो इस पोर्शन में ये मैं जो आपको ये स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूँ, सेकंड कर्व का इतना पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं कि ये दिस पोर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीसीबी। बीसीबी हमने इतनी ज्यादा बढ़ा दी, 0 से लेके हम 10 पे चले गए, लेकिन करंट की हमारी अमाउंट बहुत ही कम है, तकरीबन 19-20 का ही फर्क है। ठीक है, तो इस, हाँ जी मैम, कुछ बच्चे ऐड होने वाले हैं, वो मैसेज कर रहे हैं अभी ऐड कर ले हमें। अच्छा जी, तो अब ये जो कर्व हमारी है ना, इसको हम कहते हैं वर्किंग रीजन। ये ट्रांजिस्टर का वर्किंग रीजन है एंड दिस रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीसीबी। ये वोल्टेज जो हमारी हमने आउटपुट सर्किट की जो हमारी वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, उसको चेंज करने से इसमें करंट में क्योंकि इजाफा नहीं हो रहा कोई खास, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीसीबी। कर्व का ये पोर्शन बीसीबी पे डिपेंड नहीं करता और इसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर।
आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। अच्छा, तो अब जूम मीटिंग का टाइम सिर्फ उन्होंने कहा है कि 10 मिनट्स रह गए और मीटिंग खत्म हो जा रही है, मैं नई मीटिंग क्या स्टार्ट कर लूं? जी मैम कर लें। हाँ, नई मीटिंग कर लेती हूँ, फिर सबको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? ओके मैम। अटेंडेंस बेटा फिर भेज दीजिएगा इनकी 4 बजे ना। ओके ओके मैम। मैम। अच्छा बेटा, अभी हम देखते हैं, फिर अपने चलते हैं अपने सर्कट की तरफ। ये देखिएगा, पीपल आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो मुझे बार बार जाना पड़ता है उधर। तो मैम वो प्राइवेसी खत्म कर देना आप वेटिंग टेस्ट वाले। वो कैसे करूँ? मैम ये लास्ट पे जो डॉट्स है ना, यहाँ पे मोर पे क्लिक करें और सिक्योरिटी पे जाके न्यूट्रल खत्म पे, कर दें। लास्ट डॉट्स पे, 3 डॉट्स पे मैम यस मैम, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ कर पे दिया। सिक्योरिटी आएगा। नहीं है। मैम नहीं, वो बैक जाएं मैम, जहाँ से अपना माइक ऑन करते हैं वो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन। मैम ये डॉट्स हाँ पे जाएं, हाँ, चलेगी यहाँ पे चलेगी। मैम। मैम वो सिक्योरिटी पे। हाँ, ये सिक्योरिटी। तो मैम ये वेटिंग रूम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये लो, अब खुद ही आई जाएंगे। जी मैम, अब खुद ही स्टूडेंट्स आएंगे। चलो ठीक हो, ओके। शाबाश, वेरी गुड। देखिए अभी फिर इंतजार कर रहे हैं 4 पीपल। अच्छा चले, हम पढ़ते हैं अपना, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जनाब, ये हमने आखिरी पॉइंट भी कर दिया। अब देखिए आई सी कलेक्टर करंट, फॉर कॉमन बेस, बी फॉर कॉमन बेस, ओ फॉर इनपुट सर्किट ओपन। ग्राफ के ऊपर जो है ICBO, तो ये हमारी किस तरह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि टेम्परेचर की वजह से या ज्यादा वोल्टेज की वजह से, किसी भी वजह से जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं ट्रांजिस्टर के आउटपुट सर्किट में या इनपुट सर्किट में, वो मूव करते हैं कलेक्टर की तरफ। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। एक हमारा था सैचुरेशन रीजन, ये कैसे आता है। दूसरा हमारा था ICBO, ये करंट हमारा कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा हमारे पास क्या था, ये वोल्टेज रीजन कौन सा है ट्रांजिस्टर का। अब आखिरी रीजन जो है वो ब्रेकडाउन रीजन। बेटा माइक बंद कर दें। माइक बंद कर दें, जिसका भी ओपन है। टीका लगाया होगा यहाँ तक। अच्छा जी, आखिरी रीजन जो है हमारा है ब्रेकडाउन रीजन। अब ये ब्रेकडाउन रीजन क्या, ये देखिएगा कि वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तकरीबन 0 से लेके ऑलमोस्ट 11 तक तो हम चले जाते हैं, तो वो कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहती है हर कर्व। लेकिन जो ही हम 11 से एक्सीड करते हैं तो एकदम लाइन ऊपर की तरफ जाती है। उस रीजन में ये क्या है कि ब्रेकडाउन रीजन अटेन हो जाता है। अब वोल्टेज इतनी ज्यादा होगी कि उसने कोवलेंट बॉन्ड्स में वो हीट पैदा कर देती है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिकदार में करंट पैदा होता है। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। तो ये हमारी थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट वन है हमारी करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो करंट रेशियो मालूम करने के लिए यूज होती है। उसमें क्या है, हम एमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों को हम वेरी करते हैं और दोनों के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपने फिगर में देखा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि फिर हम कर्व के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन जो है इसके ऊपर 2 निशान लगाएंगे, 2 डॉट्स लगाएंगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर 2, और 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। उन दोनों का जो अब डिस्टेंस होगा दरमियान में, जो स्केल होगा, उसको हम रीड आउट करेंगे और फिर जब उसकी रेशियो लेंगे अल्फा AC, तो ये हमें देगा करंट रेशियो डेल IC ओवर डेल IE, जो कि अल्फा के बराबर है। मीन के करंट गेन, वी कैन डिटरमिन करंट गेन विद द हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम करंट गेन
मेजर कर सकते हैं। अब ये वाली कर्व जो है ये तो 0 से शुरू हुई है कि अगर हम आई करंट को मतलब 0 से बढ़ाते हैं तो ऐसे आईसी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी वाली कर्व में इन्होंने आईसीवीओ को शो किया है। आईसीवीओ वो करंट है जो कि हमने इनपुट पे करंट को 0 किया हुआ, इसके बाद वो करंट है, वो करंट किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि थर्मल इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये बात आपने याद रखनी। तो हमारा कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है आज खत्म हो गई। नेक्स्ट आपका है कि कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे अटेन करनी है हमने। तो कॉमन एमीटर की भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व का ये आपको एज इट इज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सर्किट जो मैं बनाने का तरीका बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली पहले आप सर्किट बनाना सीखें। सर्किट आप बनाएंगे तो आपने इनपुट कर्व का देख लेना। देखिए यहाँ पे इनपुट हमारे पास क्या क्या है, एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया, इनपुट पे हमारे पास वोल्टेज बनती है VBE और करंट बनता है IB। तो ग्राफ इन दोनों के दरमियान प्लॉट आ जाएगा, लेकिन हमें कांस्टेंट किस चीज को रखना है, वो हम ग्राफ से ही देखेंगे। आउटपुट सर्किट का VCE ये कांस्टेंट रखना है, तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा इनपुट सर्किट का। 10-15 मिनट बैठ सकते हो? हाँ मैं कर ली हूँ। हाँ दरवाजा फेड़ दो फिर चंगी तरह, दरवाजा फेड़ दो। हाँ जी, VCE और IC के दरमियान में हमने, अच्छा VCE को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में जो ग्राफ की शक्ल है वही ये देखिएगा, ये जरा थोड़ा सा काफी स्टीप सा ग्राफ बना हुआ है, पहले वाले ग्राफ की निस्बत थोड़ा सा ये ज्यादा गहरा ग्राफ है। यहाँ पे आप यहाँ से ये जर्मेनियम के लिए ग्राफ में शो नहीं किया, लेकिन आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तकरीबन कर्व के ऊपर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट पी के पास फॉल करेगा। तो ये ग्राफ जो है आपका कौन सा है, जर्मेनियम के लिए, दूसरे वाला सिलिकॉन के लिए ड्रॉ नहीं किया हुआ इन्होंने। ये VBE के दरमियान में और IB के दरमियान में, तो सिंपल वही कर्व है जो डायोड वाली बनती है। तो इसमें भी आप ये कह सकते हो कि इनपुट जो पार्ट है वो डायोड की तरह बिहेव करता है ट्रांजिस्टर का, क्योंकि वो फॉरवर्ड बॉयस होता है और वो ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलता है जैसा कि डायोड का है। और इसमें कोई और खास बात नहीं है। तो इनपुट रेजिस्टेंस हम इसे निकाल सकते हैं, जो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप होगी, दैट इज डेल VB ओवर डेल IB। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये भी नोटेशन गलत लिखी हुई है, तो ये इसको भी आपने सही कर लेना। VBE इस तरह का लिखना है आपने, VBE कैपिटल E। यहाँ पे बुक में थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, E छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आपने कैपिटल E लिखना है, अपने सेंस को यूज करना है। तो ये आपकी इनपुट रेजिस्टेंस होगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में सही लिखा हुआ है, आगे गलत लिखा हुआ है, पहले सही लिखा हुआ है। इसी तरह आउटपुट के लिए आपने निकालना है। आउटपुट के लिए दोबारा सर्किट को देख लें कि हम किस किस के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किधर गया हमारा सर्किट, ये आउटपुट सर्किट में हम पहुंच गए, ये वाला पोर्शन आउटपुट सर्किट का है। तो हम ग्राफ किस किस में ड्रॉ करेंगे, VCE और IC के दरमियान। कांस्टेंट किसको रखेंगे, IB को। इनपुट में हमारे पास IB करंट ही अवेलेबल है ना, तो IB वेरिएशन हमें IB दे रहा है, तो IB को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये देखिए आउटपुट करंट आपका यहाँ पे, ये आउटपुट के लिए हमें सेम कर्व आपको ये मिलेगी, ये सैचुरेशन करंट, ये VCE ICE और दरमियान में देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे, किधर लिखा IB, ये देखिएगा ऊपर सबसे ऊपर ये नजर आ रहा है, सबसे ऊपर वाली कर्व पे IB लिखा हुआ है। तो ये 0, 20, 40, 60। अब पिछले में तो मिली एम्पेयर में करंट था, तो यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है कि IB करंट हमेशा माइक्रो एम्पेयर में होता है। तो यहाँ पे कर्व में आपने माइक्रो एम्पेयर शो करना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में 0, 20, 40, 60 और 80 माइक्रो एम्पेयर। पिछली वाली कर्व में मिली एम्पेयर था, यहाँ पे करंट किस में होगा, माइक्रो एम्पेयर में। तो कलेक्टर करंट भी यहाँ पे देखिएगा मिली एम्पेयर में है, लेकिन हमने बेस करंट माइक्रो एम्पेयर में लिया, क्योंकि बेस होती है बहुत बारीक है, बहुत कम करंट उसमें से पास करता है, इसलिए हम उसको माइक्रो एम्पेयर में लेते हैं। बाकी कर्व थोड़ी सी वैसी सी बनेगी, लेकिन इसमें ये देखिए सैचुरेशन लाइन जो है ना बाहर को निकली हुई थी, ये सैचुरेशन लाइन यहाँ पे कर्व के अंदर की तरफ है, पहले वाले पोर्शन में कर्व के बाहर की तरफ थी। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा बनाने में। अच्छा बाकी सैचुरेशन लाइन यही कुछ बताती है कि हमारी जो है
करंट में जो है वो इतनी वोल्टेज के चेंज होने से करंट में इतनी कोई खास वेरिएशन नहीं आ रही, तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन। तो अब यहाँ पे हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, अब ये डिफरेंट कर्व्स हमारे पास आ रही हैं इसी तरीके से। तो जो तकरीबन स्ट्रेट पोर्शन हमें मिल रहा है, हम 80 वाली कर्व पे चले जाते हैं, ये वाला स्ट्रेट पोर्शन जो आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट ये वाला, ये वाला, ये बाकी निकाल दिए पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वर्किंग रीजन। अब एक रीजन सैचुरेशन हो गया, एक रीजन वर्किंग हो गया। और हमारा पेज कौन सा था बच्चों? कौन से पेज पे थे बच्चों हम? हाँ 3 मैम 308 मैम। हिल गया मुझसे पेज बेटा। गो टू पेज 308। ये देखिएगा, ये कर्व इसी तरीके से हमारा बन गया। बस ये अंदर की तरफ की जो फर्स्ट लाइन है वो अंदर की तरफ है, राइट साइड पे है सैचुरेशन लाइन, जबकि कॉमन बेस की जो थी वो बाहर की तरफ थी। बस ये डिफरेंस है। तो बाकी ये है कि इसकी इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसा कि कॉमन बेस की निकाली थी। और बाकी जो कर्व का पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है उस रीजन को हम ब्रेकडाउन रीजन बोलेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे करंट आईबी को हमने किसमें लिया, माइक्रो अम्पेयर में। इसी तरह ये वाला इसका आईसीईओ पोर्शन वही पोर्शन है कि हमने आईई करंट आईबी करंट को हमने 0 लिखा हुआ है, सर्किट का इनपुट करंट 0 है, इसके बावजूद करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। ये जो आईसीईओ है इसको कहते हैं कलेक्टर करंट फॉर अमीटर, कॉमन अमीटर विद इनपुट सर्किट ओपन। तो ये करंट भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि थर्मल इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होंगे, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगे। बाकी ट्रांसफर रेशियो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, वो सर्किट से ही हमें पता चल जाएगा कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है आईसी और हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पे आप देखें आईसीईओ, ये वही करंट हमें नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में 0 पॉइंट नहीं, थोड़ा सा ऊपर आएगा कि अगर थर्मल इफेक्ट से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं माइनॉरिटी चार्ज के लिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है कहीं या वोल्टेज किसी तरीके से ज्यादा मिल रही है ट्रांजिस्टर को, तो ऐसी सूरत में ये लीकेज करंट, जिस करंट को लीकेज करंट भी कहते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से लीकेज करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर आएगी, लेकिन इसमें भी हमें याद रखना है कि वीसीई कांस्टेंट, दो करंटों के दरमियान में रेशियो, आउटपुट और इनपुट करंट के दरमियान में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, आउटपुट वाई एक्सिस के अलोंग, और वीसीई को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो नेक्स्ट आगे आपके पास आ जाता है कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक, इसको आपने पढ़ के रखना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसको कॉमन कलेक्टर को डिस्कस करेंगे, छोटा सा है, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वैसे भी डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, वो सारे जा रहे हैं और मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि कल मैनेज कर लूँ, मैं घंटा पहले बता दूंगी आपको। तो आप लोग तैयार रहिएगा। ईद के बाद ठीक है नहीं, ईद के बाद ही मैंने लेनी, मैंने आपके पेज चैप्टर खत्म कराने। मैम। अगला वीक हम फ्री है, कोई क्लासेस नहीं है, आप ले लीजिएगा। हाँ जी, और तो क्लासेस नहीं होनी, मैं ही लूंगी जी। हाँ। मैम नेक्स्ट वीक ले लें, ये वीक मैम मौज करने दें हमें। चलो ठीक है, इसको फिर आप तैयार कर लें, आज इबादत करें, तो कल इंशाल्लाह क्लास नहीं होगी। जी मैम। को तो आज 27वीं रात है, तो दुआ कीजिएगा बहुत ज्यादा, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी, तो तमाम मुसलमानों के लिए जो जिंदा है, जो मर चुके हैं, तो अल्लाह ताला हम पे अपना रहम फरमाए, हमें
सीधा आमीन। रास्ता दिखाए, खुशियां दे हम सबको और हमें तरक्की दे, दुनिया आखिरत दोनों की भलाइयां दे। तो आमीन। बाकी हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, फराइज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन हमारे हमसे खुश रहें। तो ये मेन दुआएं ये लाजमी करनी है, अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे गुनाह माफ कर दे सारे के सारे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह मैम बेटा। आप